हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हमारा जो ये सब्जेक्ट चल रहा है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जो क्विक रिवीजन के माध्यम से हमने पॉइंट वाइज इसमें इंक्लूड की हैं चीज़ें, ठीक है। तो ताकि आप लोगों का जो प्रीलिम्स है या वनडे एग्ज़ाम जो भी होते हैं, ठीक है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और जितने ही रेलवे, बैंक, एसएससी, सभी में आपको जहाँ भी जिस भी आपके जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जहाँ भी पॉलिटी सेक्शन पूछा जाता है जीएस के अंतर्गत, तो हर एक चीज़ का आपको हर एक एग्ज़ाम में फ़ायदा पहुँचाने वाला है ये, ठीक है। तो पॉलिटी सेक्शन का जहाँ भी पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चन आपको मेरे वीडियो मिल जाएंगे, और ये लगभग 90% सेक्शन कवर करेगा। आपके जो क्वेश्चन आते हैं उसका 90% इसी से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा पॉलिटी में आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रीलिम्स या वनडे एग्ज़ाम जो भी होते हैं, ठीक है, उनके लिए आप लोगों के लिए बेस्ट कोर्स है ये। तो इसमें क्या किया था कि हम लोगों ने जो भारत का संवैधानिक विकास इसको देखा था हम लोगों ने, ठीक है। और आज देखेंगे हम भारतीय संविधान की विशेषताएं कि फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो फीचर्स के बारे में बात करेंगे इसमें, और ये टॉपिक वाइज हम सारे जो है एक एक करके टॉपिक को कवर करेंगे इसको हर एक वीडियो में, ठीक है। तो आज ये हमारा सेकेंड टॉपिक है। इसमें भारतीय जो संविधान की विशेषताएं यानी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इसके बारे में बात करें, जो भारत की जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, तो इसमें भारतीय संविधान को अर्ध परिसंघीय यानी क्वासी फेडरल कहा गया है, और जिसमें परिसंघीय और एकात्मक दोनों की विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। और इसमें क्या है कि आपको देखने को मिलता है कि भारतीय संविधान है, इसके मूल ढांचे में कहीं भी परिसंघीय शब्द यानी फेडरल या फिर परिसंघ यानी फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट में कि जो यूपीएससी में स्टेटमेंट में दे देते हैं, और पीसीएस जितने भी पीसीएस होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि ऑप्शन देकर कि कौन सा मतलब ये जो जो ये मतलब फेडरेशन या मतलब जो फेडरल शब्द है ये संविधान में प्रयोग किया गया है, तो ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं। तो ये कभी भी मतलब ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि फेडरेशन शब्द या फेडरल शब्द का प्रयोग कहीं भी संविधान में नहीं किया गया है, ठीक है। अब प्रमुख विशेषताओं की बात करें, तो इसमें क्या है कि लिखित एवं विस्तृत संविधान इसकी एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो लिखित है, ठीक है। और ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जो लिखित संविधान है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और भारत का पहले संविधान की बात करें तो जो लिखित संविधान था तो वो यूएसए यानी अमेरिका का लिखा गया था, और वो सबसे छोटा संविधान भी है उन लोगों का। तो भारत का सबसे बड़ा है और ये लिखित संविधान है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है, ये कई बार क्वेश्चनों में पूछा गया है। और मूल संविधान में जो एक प्रस्तावना होगी, ठीक है, और इसमें आपको 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, जो मतलब जिस समय संविधान का निर्माण किया गया था। लेकिन अब वर्तमान में अगर बात करें तो एक प्रस्तावना और 365 अनुच्छेद, ठीक है, और इसमें आपको देखने को मिलेगी मतलब संख्या जो संख्यक रूप हैं उनके कि मतलब 365 अनुच्छेद तो हो गए हैं, बट उनमें क्या किया गया है कि वो है 395 ही, लेकिन क्या किया गया है जैसे 51A बना दिया गया फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत, ठीक है। तो आर्टिकल 51A जो बना दिया गया फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत कि जितने संशोधन करके जो अलग ए बी करके बनाए गए हैं, ठीक है, उनको इंक्लूड करके तब हमारे 465 अनुच्छेद हो जाते हैं वहाँ पे। और उसी के हिसाब से जो भाग जैसे ये फंडामेंटल ड्यूटी का है तो इसको भाग 4A के अंतर्गत जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये 25 भाग हो जाते हैं, लेकिन संख्या के आधार पर अगर हम बात करें तो ये 22 ही हैं, ठीक है। लेकिन अनुसूचियाँ जो हमारी 9, 10, 11, 12, तो 4 अनुसूचियाँ जो है हमारी बढ़ गई हैं इसमें, ठीक है। तो अगर अब वर्तमान में पूछा जाए तो 400 ज़्यादा या 400 से ज़्यादा 450 से ज़्यादा ही मतलब ऑप्शन में रहता है, तो वही हमको टिक करना है। 395 अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे तो आप लोगों को 395 बताना है, ठीक है। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो ये 400-450 के ऊपर ही ऑप्शन आता है, ठीक है। तो उसी को आप लोगों को टिक करना है, और अनुसूचियाँ आपकी 22 हो मतलब 12 हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो भारतीय संविधान के जटिल स्वरूप के कारण
इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब लॉयर्स ऑफ पैराडाइज। तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था, तो आइवर जेनिक्स ने ये ऐसा स्टेटमेंट में कहा था कि जो भारत का संविधान इतना विस्तृत है, इतने क्लॉज उसमें जुड़े हैं, तो लूप फॉल निकाल के उसको जो कितना भी चीज़ें अच्छी इंप्लीमेंट की जाएं, बट उसमें लूप फॉल निकाल के उसमें कोई ना कोई कमी निकल ही आती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा गया था कि ये मतलब आइवर जेनिस के द्वारा कि ये वकीलों का स्वर्ग है जो भारतीय संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो ये मूल अधिकार की इसमें एक विशेषता देखने को मिलती है, क्योंकि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, जिसे अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जिसके अंतर्गत अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जो है जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मूल अधिकार भी एक विशेषता है भारतीय संविधान की। नेक्स्ट अगर बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये भी हमारा मतलब भारतीय संविधान की एक विशेषता है। इसमें अगर बात करें तो ये डीपीएसपी होते हैं, यानी नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा को जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, और ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा था। संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है, भाग 4 में। ठीक है, तो इसका जो नीति निर्देशक तत्व हैं, तो ग्रेवेल ऑस्टिन ने इसे क्या कहा है, तो मतलब संविधान की आत्मा कहा है डीपीएसपी को। और अगर अनुच्छेद 32 की बात करें, उसे आत्मा किसने कहा है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा है, जिसमें रेट का प्रोविज़न होता है, तो उसको आत्मा कहा है संविधान की। ठीक है, और अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नज़रिए से देखें तो उन्होंने जो भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है उसको मतलब संविधान की आत्मा कहा है। तो ये अलग अलग स्टेटमेंट सबके हैं, तो उनको आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करें तो कठोर और लचीला संविधान है। तो भारतीय संविधान एक साथ कठोर और एक मतलब भारतीय संविधान एक तो कठोर देखने को मिलेगा, दूसरा लचीला भी है। तो दोनों इसमें जो विशेषताएं जो विद्यमान है, यह कठोर इसलिए है क्योंकि इसके कुछ प्रावधानों में संशोधन जो है करना अत्यंत कठिन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर लचीले की बात करें तो लचीला इसलिए है क्योंकि बहुमत के आधार पर संविधान के मूल भाग को छोड़कर अन्य प्रावधानों में संशोधन किया जाता है, जो केशवानंद भारती का वाद हुआ था 1973 वाला। ठीक है, तो मूल ढांचे का प्रोविज़न लाया था, तो मूल ढांचे के अलावा अन्य चीज़ों में संशोधन किया जा सकता है संविधान में भारत का, तभी इसे कठोर और लचीला कहा जाता है। ठीक है, और इसकी एक और विशेषता है जो एकल नागरिकता। तो भारत में एकल नागरिकता आपको देखने को मिलेगी, मतलब सिंगल सिटीजनशिप को मान्यता प्रदान है। जैसे यूएसए में क्या है कि वहाँ डुअल सिटीजनशिप देखने को मिलेगी, मतलब दोहरी नागरिकता, क्योंकि वहाँ क्या है कि जो वहाँ देखने को मिलता है जैसे स्टेट और सेंटर दोनों की अलग अलग नागरिकता आपको प्राप्त हो जाती है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है कि आप स्टेट में रहते हैं तो सेंटर की नागरिकता लेने के लिए अलग से प्रोविज़न है, तो नहीं, वहाँ यहाँ इंडिया में एकल नागरिकता का प्रोविज़न है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वयस्क मताधिकार। तो संविधान के 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, संविधान पूछ लिया जाता है कौन सा था, कितनी एज घटाई गई थी। ठीक है, तो ये वयस्क मताधिकार के आधार पर जो हम लोग जो किसी भी नेता को चुनते हैं उसी के बारे में, तो ये भी एक उसकी विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो समाजवादी राज्य भी है, तो ये भी उसमें इसका उसकी इस मतलब संविधान की विशेषता है, क्योंकि समाजवादी शब्द जो था ये मूल संविधान में नहीं इसको इंक्लूड किया गया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन जब किया गया 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, उस समय इसको जो है जोड़ा गया था। तो ये भी एक प्रमुख विशेषता आप लोग देख सकते हैं इसके। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें तो इसमें मूल कर्तव्य के बारे में। ठीक है, तो अगर मूल कर्तव्य की बात करें इसमें तो ये भी एक संविधान की विशेषता है, क्योंकि जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग 4A यानी 4 का एवं अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। तो ये फंडामेंटल जो ड्यूटी है, ठीक है, जो उसी के बारे में बात की जा रही है, तो ये मतलब इसको जोड़ा गया था। तो ये भी अगर पूछा जाए कि मूल, ये पूछा जाता है, पूछा गया है भी और पूछा जा भी सकता है कि मूल कर्तव्य का
जो मूल संविधान में प्रोविज़न था या नहीं, तो ये ऑप्शन होगा आपका, आंसर होगा नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये तो हमारी संविधान की विशेषता थी। अब देख लेते हैं कि जो सिंबल्स हैं इसी वीडियो में हम लोग जो नेशनल सिंबल्स हैं और कौन सा प्रोविज़न किस देश से लिया गया है उसको भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पूरा कंप्लीट करेंगे इसमें। तो इसमें ये हमारे कौन कौन से हो गए जो विशेषताएं थी, तो ये हमारे सारी विशेषताएं ऊपर जो हम लोगों ने बात की है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से थे, मतलब नेशनल सिंबल किसे कब मतलब उसको अपनाया गया, क्यों अपनाया गया, उसका अर्थ क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो राष्ट्रीय ध्वज की बात करें यानी नेशनल फ्लैग, तो भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अंगीकृत किया गया था और इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात की बात करें तो 3:2 है। ठीक है, 3:2 है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका अनुपात क्या है लंबाई चौड़ाई का, कब इसे अंगीकृत किया गया था, और इसमें ऊपर के और इसमें जो रंगों का जो कॉम्बिनेशन है कि ऊपर से नीचे के क्रम में कौन कौन से रंग है, तो क्रम भी लगाने को आ जाता है। तो केसरिया देखो सबसे ऊपर वाली पट्टी में देखने को मिलेगा, सफ़ेद बीच वाली पट्टी में है और हरे रंग को नीचे वाली पट्टी में रखा गया है। ठीक है, तो तीन पट्टियाँ होती हैं इस जो तिरंगे में। ठीक है, जो नेशनल फ्लैग होता है, और सफ़ेद पट्टी के केंद्र में एक 24 तीलियों वाले गहरे नीले रंग का एक अशोक चक्र भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मतलब ये नेशनल फ्लैग की विशेषताएं हैं, उसमें ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये रेशियो याद रखना है, कब अंगीकृत किया गया है, कौन कौन से कलर हैं। तो जो छोटे एग्जाम है तो वो कलर को ऑर्डर में लगाने को आ सकता है। ये मतलब जो 3:2 मतलब 3:2 का जो रेशियो है ये पूछ लिया जाता है। तीलियों की संख्या पूछ ली जाती है, और चक्र जो होता है किस पट्टी में होता है तो इसको भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और कहाँ से लिया गया है, तो ये अशोक चक्र में जो शामिल है। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये अशोक चक्र उसको भी कहा गया है कि जो ये था, तो ये अशोक चक्र भी शामिल किया गया है इसमें है। ठीक है, और इसका जो रंग पूछा जाता है तो ये नीला रंग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर बात करें तो इसमें नेशनल एम्बलम की यानी जो राष्ट्रीय चिन्ह है, तो राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है और सिंह साहस व निर्भीकता का प्रतीक है। तो देखो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं जो सिंपल जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, एसएससी बैंक रेलवे और ये जो छोटे स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, डीएसएसबी हो गया। ठीक है, यूके एसएसबी यूके ट्रिपल एससी हो गया, तो राजस्थान का हो गया, हरियाणा हो गया। तो यहाँ क्या होता है कि ये मतलब ये छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अशोक स्तंभ जो है ये सारनाथ से लिया गया है, ये उसमें जो सिंह है वो किस चीज़ का प्रतीक है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उसको आप लोगों को देखना है। और पट्टी के मध्य में धर्म चक्र यानी चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं जो 24 घंटों का प्रतीक होती हैं। तो ये जो 24 तीलियाँ हैं ये 24 घंटों का प्रतीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, कब अपनाया गया ये पूछा जाता है, तीलियाँ कितनी हैं, कितना क्या रंग है और उसका प्रतीक क्या है, तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं उसमें। और देखो ये चीज़ें आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है, और कोई भी पेपर आप उठा के देख लो। ठीक है, ये चीज़ें पूछी गई हैं प्रीवियस ईयर, जितने भी पेपर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आप लोग अगर उसको उठा के देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो उन एग्ज़ाम पेपरों को उठा के देखिए और उसमें पता चलेगा कि क्या क्या पूछा गया है उसमें। ठीक है, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय गान की बात करें यानी नेशनल एंथम की बात करें, तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बांग्ला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, और यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। राष्ट्रीय गान के गायन की जो अवधि होती है ये 52 सेकेंड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले 26वें संविधान जो ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, जो असेंबली हुई थी कलकत्ता में, तो ये मतलब 27 दिसंबर 1911 को इसे पहली बार गाया गया था। तो ये भी डेट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कब अपनाया गया था, किसने बांग्ला भाषा में रचित किया गया था, ये भाषा भी पूछी जाती है। ठीक है,
अभी रेलवे के जो एग्ज़ाम हुए थे तो कई एग्ज़ाम पेपर में ये पूछा गया था, तो और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे मूलतः इसकी गणना की है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट सारे आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें तो राष्ट्रीय गीत की, तो राष्ट्रीय गीत ने यानी नेशनल सॉन्ग, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी, जो स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का जो प्रेरणा स्रोत था। इसे जन गण मन के समान दर्जा दिया गया था, जो वंदे मातरम था। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहता है, ये भी पूछा जाता है। और इसे पहली बार कब गाया गया था, तो सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन यानी कलकत्ता में ही, देखो इम्पोर्टेंट है, वो 26वें में गाया गया और ये 12वें में गाया गया और कलकत्ता में गाया गया, क्योंकि उस समय क्या था कि कलकत्ता जो क्षेत्र था हमारा नेशनल मूवमेंट का, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस था वहाँ पर। ठीक है, तो वहीं पे सब चीज़ें होती थी। और इस अध्यक्ष के जो अध्यक्ष थे इसके जो 12वें अधिवेशन के, तो रहीम तुल्ला सैयानी थे। ठीक है, इन्हीं के उसमें अध्यक्षता में ये गाया गया था 1896 में। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और राष्ट्रीय पंचांग की अगर बात करें तो नेशनल कैलेंडर जो होता है, तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक है, जिसका पहला महीना चैत्र होता है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। तो इसे 365 दिन का जो हमारा वर्ष होता है उसको माना गया है। पहला महीना जो है इसका चैत्र माना जाता है, शक संवत पर आधारित है और राष्ट्रीय पंचांग भी है ये। ठीक है, तो ये भी पूछा गया है बहुत बार। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पशु, तो हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, यानी कि नेशनल एनिमल कौन है। तो हमारा देखो नेशनल एनिमल की बात करें तो ये बाघ है यानी टाइगर है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु है और इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है, तो वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। ठीक है, और राष्ट्रीय पक्षी की अगर बात करें नेशनल बर्ड की, तो देखो भारतीय मयूर यानी पीकॉक भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है, इसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। ठीक है, तो ये भी इसका भी ये बॉटनिकल नाम मतलब वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। और मयूर जो पीकॉक है ये राष्ट्रीय पक्षी है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो नेशनल फ्लावर क्या है हमारा। तो देखो नेशनल फ्लावर की बात करें तो ये कमल यानी लोटस है और भारत का राष्ट्रीय पुष्प है ये। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बू न्यूसीफेरा है। ठीक है, तो नेलम्बो न्यूसीफेरा है। तो इसके देखो ये क्योंकि नेशनल जो ये फ्लावर हो गए, एनिमल हो गए, तो इन चीज़ों का क्या है आपको लोगों को ये याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए भी हैं और पूछे जाते भी हैं। ठीक है, और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, तो उनको आप लोगों को ये याद रखना है, क्योंकि यार ये इन क्वेश्चनों पे कोई ध्यान नहीं देता है और क्वेश्चन आ जाता है तो हमारा गलत हो जाता है, तो इसीलिए इन चीज़ों को मैंने ऐड किया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, समझ ले, मतलब इसको अच्छे से आप लोगों को करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें यानी नेशनल ट्री कौन सा है हमारा। तो अगर नेशनल ट्री की बात करें तो बरगद है हमारा यानी बेनियान, यानी वृक्ष को, ये बेनियान वृक्ष है, इसको भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया है और इसका वैज्ञानिक नाम जो फाइकस फाइकस बेंगालेंसिस है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है चीज़ें, और ये मतलब इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो बरगद होता है ये डे एंड नाइट में आपको शुद्ध ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। अन्य जो पेड़ होते हैं वो रात में और दिन में प्रक्रिया अपनी चेंज करते हैं, कि दिन में CO2 निकालते हैं, लेकिन मतलब दिन में O2 ऑक्सीजन देते हैं लेकिन रात में CO2 निकालते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए क्योंकि ये डे और नाइट दोनों में, दिन रात में ऑक्सीजन ये प्रोवाइड कराता है हमें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फ्रूट के बारे में, नेशनल फल, तो आम उष्णकटिबंधीय देशों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण फल है और इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। तो आम को जो है नेशनल फल यानी नेशनल फ्रूट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय नदी की बात करें तो नेशनल रिवर की बात करें अगर इसमें, तो इसमें देखो नेशनल रिवर जो हमारी है तो ये गंगा नदी को भारत की सबसे ये भारत की सबसे लंबी नदी है और पहाड़ों, घाटियों या मैदानों पर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका उद्भव हिमालय में गंगोत्री हिमनद से होता है, जहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो देखो ये राष्ट्रीय नदी गंगा हमारी है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है, इसकी लंबाई पूछ ली जाती है, कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री हिमनद से निकलती है, हिमालय वाले क्षेत्र से, तो ये भी पूछ लिया जाता है और इसे भागीरथी के नाम से भी वहाँ जाना जाता है। तो ये सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं,
वैसे तो ये ज्योग्राफी में पूछा जाता है, बट इसमें इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि आपको यही चीज़ें मिल जाएँ, जो इसकी विशेषता भी आपको पता हो जाए कि क्यों किया गया है और क्या है, ठीक है। और राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो गंगा डॉल्फिन को आप लोग देखते ही होंगे, ठीक है। तो ये विलुप्त प्राय जीव गंगा डॉल्फिन है। इसको जो है 5 अक्टूबर 1909 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को जो डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। तो ये मतलब एक लुप्त प्राय जीव है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि मतलब किस श्रेणी में इसको मतलब IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसमें लुप्तप्राय घोषित किया गया है, ठीक है। और इसे 5 अक्टूबर 2019 को जलीय जीव घोषित किया गया था, और प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को ये डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है सारे पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। देखो 2-3 बार अगर आप वीडियो को देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके क्वेश्चन गलत होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को इन चीज़ों को अच्छे से देखना है, रिवाइज करना है, 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो ये आपका पॉलिटी सेक्शन इतना अच्छी से तैयार हो जाएगा कि आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं आपको किसी के पास पढ़ने नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। आप किसी भी एग्ज़ाम का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो तो सारे आपको जो है यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। इस और यही कोर्स जानते हो, यही आप किसी कोचिंग में पढ़ने के लिए जाओगे तो इससे मतलब वहाँ 10-15 हज़ार रुपये भी आप लोगों से ले लेंगे, और कुछ नहीं पढ़ाते हैं, इतना भी नहीं पढ़ाते, वो 2-3 टॉपिक पढ़ा के और बस निकल लेते हैं, ठीक है। तो उसको अच्छे से जो चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं उसको यूटिलाइज़ करो। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, चीज़ें आपको लग रही हैं कि इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो अपने दोस्तों को शेयर यार ज़रूर करो, क्योंकि मैं फ्री में कोर्स इसीलिए प्रोवाइड कराता हूँ कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए। क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था, जो शुरुआत की थी, तो मुझे ऐसी चीज़ें नहीं मिलती थी। हर चीज़ के लिए मैंने पैसे पे किए हैं, और जब पैसे नहीं होते हैं तब जब पे करने पड़ते हैं ना, तब पता चलता है कि वैल्यू उसकी क्या होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को उनको ज़रूर पहुंचाइए, जो ज़रूरतमंद हैं उनको इसको ज़रूर, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये पूरे इंडिया में फैले। अपना जो हिंदी भाषा में जो लोग तैयारी करते हैं, कम से कम उनका तो भला हो ही जाए, ठीक है। तो मेरा यही पर्पज़ है, बाकी इसका कोई पेड वेड तो होने वाला नहीं है। मैंने पहले ही कह रखा है कि हमारा चैनल कभी पेड नहीं होगा, ये ऐसे ही चलेगा। बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट होगा तो भी मेरा भी काम चलता रहेगा, और आप लोगों के लिए तो मैं हाजिर हूँ ही, ठीक है। तो ज़रूर इसको जो है, और जिसने भी मतलब लाइक तो करना ही है आपको, और शेयर करना है, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ की भी हमारी सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो उसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। PCS का भी चला रहे हैं हम, IAS का भी चला रहे हैं, ठीक है। तो उनको भी आप इंजॉय कर सकते हैं, जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी में, तो इसको भी इसी में कवर कर लेते हैं कि विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। तो किस देश से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, तो आज पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछे जाते हैं जो हमें पता ही नहीं होते कि कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पूरा सेक्शन आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे आज के सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो कौन से प्रोविज़न कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी USA से बात करें कौन कौन से प्रोविज़न लिए गए हैं, तो देखो प्रस्तावना के शब्द जो हम भारत के लोग हैं, ठीक है, ये आपको USA से लिया गया है कि हम भारत के लोग हैं, जहाँ से संविधान की स्टार्टिंग होती है, ठीक है, जो प्रस्तावना है। और मूल अधिकार जो होते हैं यानी फंडामेंटल राइट, जो ये भी आपको ये वहीं से लिए गए हैं USA से। और स्वतंत्र न्यायपालिका जो है, ठीक है, और न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद को हटाए जाने की प्रक्रिया। तो ये बहुत बार पूछे गए ये चीज़, ये तो बहुत ही बार इम्पोर्टेंट हैं, ये पूछे गए हैं कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो हटाया जाता है, ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है, और स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है। हज़ारों बार पूछे गए ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो राष्ट्रपति का जो पद होता है उस पर महाभियोग लगाया जाता है, वो कहाँ से प्रोविज़न है, तो ये भी USA से है। लोक जनहित याचिका का प्रोविज़न USA से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन जो है मतलब जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली जो थी जुडिशियल रिव्यू, और ये प्रणाली दोनों वहीं से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति का पद, तो ये भी आपको यहीं से देखने को मिलेगा, USA से लिया गया है, ठीक है।
तो उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है यूएसए से। न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रणाली है, ठीक है, लोक जनहित याचिका है, राष्ट्रपति का पर महाभियोग है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया है न्यायिक पुनरावलोकन है, ठीक है। और ये स्वतंत्र न्यायपालिका है, मूल अधिकार है, प्रस्तावना के जो शब्द हैं जो हम भारत के लोग हैं, ठीक है। तो इतने प्रोविज़न आपको अमेरिका से लिए गए हैं, तो ये अब आपको रट जाने चाहिए, इतने अच्छे से हमने बता दिया है, ठीक है। और 2-3 बार वीडियो देख लोगे तो अपने आप ही ये रट जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि ब्रिटेन से हमारे कौन कौन से प्रोविज़न लिए गए हैं, ठीक है। तो देखो ब्रिटेन से अगर हम बात करें कि क्या क्या लिया गया है, तो इसमें देखो विधि का शासन, ठीक है, और संसदीय जो शासन प्रणाली है, एकल नागरिकता है, द्विसदनीय व्यवस्था है, विधि निर्माण प्रक्रिया है, सर्वाधिक मत के आधार पर जो चुनाव जीता जाता है इसका निर्णय लिया गया है वहाँ से, और विधायिका में जो अध्यक्ष पद की भूमिका होती है, और संसदीय विशेषाधिकार। तो देखो संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिए गए हैं, और ये विधायिका में जो ये अध्यक्ष पद होता है, ठीक है, इसको लिया गया है वहाँ से, जो मतलब होता है जैसे लोकसभा स्पीकर हो गया, राज्यसभा स्पीकर हो गया, ठीक है, और विधानसभा स्पीकर हो गया। तो ये जितने भी अध्यक्ष पद हैं, ठीक है, ये सब आपको वहीं से देखने को मिलेंगे ब्रिटेन से। और जो चुनाव की प्रक्रिया है, ठीक है, फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम, ठीक है, पास्ट फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम, ठीक है, तो ये भी आपको वहीं से देखने को मिलेगी, ठीक है। और विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ये आपको जो ब्रिटेन से ली गई है, और ये द्विसदनीय व्यवस्था ली गई है वहीं से, एकल नागरिकता, संसदीय शासन, और ये विधि का शासन, ठीक है। तो विधि का शासन और विधि निर्माण प्रक्रिया दोनों आपको ब्रिटेन से ली गई हैं, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जहाँ बात आ जाती है वो जापान से ली गई है, ठीक है। तो इनमें आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, विधि का शासन ब्रिटेन से, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से है, ठीक है। तो वो भी हमने बता दिया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। और दक्षिण अफ्रीका से अगर बात करें तो देखो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है ये भी आपको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। तो दो ये प्रोविज़न आपको, संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत बार पूछा गया है, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये आपको आईएएस में स्टेटमेंट में पूछा जाता है, क्योंकि मैं यार इतने टेस्ट दे चुका हूँ, इतने एग्ज़ाम दे चुका हूँ, तो मुझे पता है ना कि कहाँ से क्या करना है, और इतनी टेस्ट सीरीजें करा चुका हूँ, तो मुझे यार पता रहता है कि कैसा क्वेश्चन कहाँ से आता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में ये विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय अधिकार, और ये एकल नागरिकता, ये सारे स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं यूपीएससी में, ठीक है। तो ये मत समझना कि यूपीएससी में आएगा नहीं, ये सारे क्वेश्चन वहीं से बनते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट है कनाडा से अगर बात करें, तो कनाडा में अगर बात करें तो इस यहाँ से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जो ली गई है ये कनाडा की है, और शक्तियों का जो वितरण है तथा अवशिष्ट शक्तियाँ का केंद्र में निहित होना, और राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, और उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णयन है, और संघात्मक विशेषताएं हैं। तो देखो संघात्मक विशेषताएं कनाडा से ली गई हैं आपकी, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णय है, ठीक है, तो देखो परामर्शी न्याय निर्णय केवल लिया गया है, लेकिन उसको हटाने की प्रक्रिया स्वतंत्र न्यायपालिका ये यूएसए से लिया गया है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा मतलब देखना है, ठीक है। जो परामर्श न्याय निर्णय लिया जाता है उसी के संबंध में ये कनाडा से है, और राज्यों में राज्यपाल का जो केंद्र द्वारा नियुक्ति की जाती है ये भी प्रोविज़न आपको कनाडा से ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं ये भी कनाडा से ली गई हैं, और ये सशक्त केंद्र का शासन जो है, ठीक है, जो संघीय व्यवस्था है सशक्त केंद्र के साथ, तो ये भी आपको कनाडा से ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि कनाडा में संघीय व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आई होप आप लोगों को इन चीज़ों को आप क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया से अगर बात करें तो समवर्ती सूची को लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, व्यापार और वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, ठीक है, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, और ये प्रस्तावना की भाषा। तो देखो ये प्रस्तावना की भाषा बहुत बार पूछी जाती है, तो प्रस्तावना के शब्द यूएसए से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा आपको ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और इसमें जो संसद के दोनों सदनों में ये आर्टिकल 108 के अंतर्गत जो प्रोविज़न किया जाता है कि संयुक्त बैठक का, तो ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और समागम की स्वतंत्रता संबंधी समाधान जो होते हैं वाणिज्य एवं व्यापार से, ठीक है।
तो ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया से देखने को मिलेंगे, और समवर्ती सूची, तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे। इतने प्रोविज़न तो ऑस्ट्रेलिया से हैं, ठीक है। आयरलैंड से अगर हम बात करें तो इसमें देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, तो ये तीन चीज़ें आपको आयरलैंड से देखने को मिलेंगी। क्या? तो इसमें कौन कौन से चीज़ें हैं? तो डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये हर एक एग्ज़ाम में, ठीक है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ये यूपीएससी लेवल का है, और पीसीएस यूपीएससी लेवल में स्टेटमेंट में पूछा जाता है, और पीसीएस में ये पूछा जाता है ऑप्शन में करके, ठीक है। तो ये दोनों में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, इसकी भी बात की जाती है, ये भी यूपीएससी और पीसीएस में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर फ्रांस में अगर बात करें तो फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, तो देखो गणतंत्रात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, तो ये आपको फ्रांस से देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रांस जो है एक गणतंत्र राज्य बना था सबसे पहले, ठीक है। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिलेगी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, ये फ्रांस से लिया गया है। तो इतने प्रोविज़न हमारे फ्रांस से हो गए। और रूस से बात करें तो देखो मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो ये न्यायिक आदर्श लिया गया है, ये रूस से लिया गया है। तो ये दो प्रोविज़न आपको रूस से देखने को मिलेंगे। जर्मनी से अगर बात करें तो जो आपातकालीन उपबंध हैं, ठीक है, तो ये जर्मनी से लिए गए हैं। और ये जापान से अगर बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो मैंने पहले अभी बताया था आप लोगों के, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, जर्मनी से आपातकालीन उपबंध, और ये रूस से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, और फ्रांस से आपको गणतंत्रात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ठीक है। और राज्य के नीति निदेशक तत्व से लिए गए हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इन चीज़ों को क्लियर हो गया होगा। ये चीज़ें तो सारा हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, तो थोड़ा 2-3 बार आप वीडियो देख लोगे ना तो अच्छे से आपको हो जाएगा इसका, ठीक है। आपको इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा था आज का पूरा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, और समझ में आए तो यार प्लीज़ लाइक ज़रूर करो और सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को ज़रूर पहुंचाओ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इसको पूरे इंडिया में फैला देना है। जितने भी हिंदी भाषी हमारे भाई बहन जितने भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ये चीज़ें प्रोवाइड हों फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जो घर में तैयारी बेचारे करते हैं, जो लड़कियां होती हैं, जो वो बेचारी क्या करती हैं, उनको साधन नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तैयारी करने के लिए बाहर नहीं जाने दिया जाता है, बहुत जगह मैंने देखा है, ठीक है। तो उनको भी ये चीज़ें प्रोवाइड हो पाएँ, ठीक है। जो तैयारी करना चाह रहा है, जो फ्री में और घर पे करना चाह रहा है, तो उन लोगों को ज़रूर इसको प्रोवाइड करो, शेयर करो, ठीक है। और शेयर करोगे तो वो तुम्हारा हमेशा एहसान मानेगा कि यार आपने ऐसा वीडियो दिया है जो हमारी ज़िंदगी को मतलब बदल दिया है, ठीक है। तो वो आपका जो बहुत ही रोल रहता है उसमें। ये मत समझना कि एक एक बच्चे ने कहा था कि सर अगर जो मैं इसको वीडियो को शेयर करूँगा तो हमारे दोस्त जो है हमसे आगे निकल जाएंगे, बट यार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप उनसे जब कभी डिस्कशन या कुछ करोगे, उनसे बातें करोगे, जब तुमको भी नॉलेज होगा उनको भी नॉलेज होगा ना, तो यार जब बात करोगे तो बात करने का जो नज़रिया होगा दोनों का एकदम चेंज हो जाएगा। क्योंकि कुछ बातें जो आपको पता होती हैं वो उन्हें नहीं पता होती हैं, और जो उन्हें पता होती वो आपको नहीं पता होती। तो अपने एक्सचेंज, इसी को तो ग्रुप स्टडी कहते हैं, कि अपना एक्सचेंज करते रहो मटेरियल को, ठीक है। जैसे अभी आपने इसको पढ़ा, ठीक है, आपने भी ये वीडियो देखा, आपके दोस्त ने भी देखा, फिर इस पे अगर आप लोग डिस्कशन कर लोगे ना, तो क्या होगा कि आप जितना भी आपको पॉइंट कोई मिस हो रहा होगा, वो भी आपको जब डिस्कशन के दौरान वो चीज़ें आ जाती सामने हैं तो वो कभी नहीं भूलती हैं, ठीक है। तो इसको डिस्कशन वे में बनाओ, ताकि आपका बहुत अच्छा जो प्रिपरेशन होने पाए, आपको उससे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तब तक आप लोग अपना जो है अच्छे से पढ़ते रहिए, और अपना जो है जो भी प्रैक्टिस है उसको करते रहिए, बस यही मेरी इच्छा है। और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए बस जल्दी से जल्दी, अच्छे से पढ़ के, बस यही मेरी इच्छा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।